लेखराज जी, यहाँ हिसार का जो सामाजिक ताना बना है वो क्या है? ये सामाजिक ताना बाना तो मिक्स है सारा, क्योंकि यहाँ पे हर कास्ट के लोग रहते हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, बिजनेस भी हैं और एग्रीकल्चर भी है कम्युनिटी यहाँ पे। तो हिसार तो मतलब हमारा एक मिला जुला सारा कल्चर है यहाँ पे। यहाँ देहात के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं। एक बात और है, यहाँ हिसार में दो तरह से बात करेंगे। एक तो संसदीय क्षेत्र की जो राजनीति है वो आपको कैसी नज़र आ रही है यहाँ, जो आने वाले 2024 का जो चुनाव है? मतलब 2024 का तो बाद में, जो पिछला हमारा रिकॉर्ड रहा है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग वो रहा पे यहाँ पे। जैसे आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वो चौधरी भजनलाल जी की मतलब एक फैमिली की सीट है वो। जैसे उचाना सीट है, उचाना सीट में जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, और जाट जो यहाँ पे एक अपना ही डिसीजन करते हैं। जैसे पीछे इलेक्शन हुआ था इसका कुलदीप बिश्नोई का और दुष्यंत चौटाला का बाई इलेक्शन, तो कुलदीप को हिसार से 50,000 की लीड मिली थी और उचाना में दुष्यंत को 50,000 की लीड मिली थी। तो मतलब वो एक कम्युनिटी जैसे डिसाइड करती है ना कि इसको हराना है या जिताना है, उसके हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाता है। तो नहीं, वो ठीक है। आप ये कह रहे हो कि पार्टी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे कम्युनिटी मैटर करती है, इंडिविजुअल मैटर करता है। पार्टी भी मैटर करती है, पार्टी में कैंडिडेट मैटर करते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और वो किसी पार्टी में चला गया तो उसके हिसाब से उस पार्टी की हवा बन जाती है। तो अभी यहाँ किसकी हवा है हिसार में? हिसार में अभी तक कोई कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं आया। तो बीजेपी का जैसे विजेंद्र सिंह जी हैं, तो देखो अभी पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती। और विजेंद्र सिंह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? स्ट्रॉन्ग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सामने कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो जीत सकते हैं। एक और इसका जो ये पूरा इलाका है, ये इनेलो लोकदल के लोग और दुष्यंत चौटाला के डोमिनेंस का है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट हैं और हिसार लोकसभा में 4 लोकदल की दुष्यंत चौटाला की सीट है इस पूरे इलाके में। तो उस हिसाब से तो दुष्यंत चौटाला आपका भारतीय जनता पार्टी का टक्कर का मुकाबला है। नहीं, दुष्यंत चौटाला का हिसार में इतना एज इट इज कोई वो नहीं है। हिसार पार्लियामेंट्री की बात कर रहा हूं। हिसार पार्लियामेंट्री में नहीं है। हाँ, क्योंकि नारनौल जो हल्का है इसमें पंडित राम कुमार गौतम जी जो विनिंग थे उनका रहा है, या फिर जो सेकंड नंबर पे इनेलो का रहता है वहाँ पे। नहीं, अभी जो सीट देखी हमने यहाँ पे, जो अभी लेटेस्ट जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है हिसार की, उसमें 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 4 दुष्यंत चौटाला के पास है। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, कि वो पंडित राम कुमार गौतम जी का अपना होल्ड है वहाँ पे। अच्छा। तो वो इलेक्शन से पहले जेजेपी में आ गए तो वो जीत गए। अदरवाइज उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो राम कुमार गौतम जी का है, उसमें जेजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनकी जीत में। अच्छा, मतलब एक थोड़ा सा के पार्टी के नाम से खड़े हुए हैं तो है, अदरवाइज उसका अपना वोट बैंक है। आपको लगता है 4 विधानसभा क्षेत्रों में राम गौतम जी का असर है? नहीं, सिर्फ नारनौल में। सिर्फ नारनौल में। तो जैसे आदमपुर है तो आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का है, चाहे अब उनका लड़का एमएलए बना है, मतलब उनकी फैमिली से जो भी बनेगा उसी का रहेगा। इतने बरस आपको हो गए यहाँ लीगल प्रैक्टिस करते, और हरियाणा को तो आप मतलब अच्छी तरह से जानते हो। तो हरियाणा में जो पॉलिटिकल चेंज है उस पर को आप कैसे देखते हो?
अभी तो आने वाले टाइम में इलेक्शन से 6 महीने पहले ज़्यादा पता चलता है कि ये गठबंधन जेजेपी का और बीजेपी का होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करेगा। उसकी र्यूमर्स बहुत चल रही हैं कि भाई इनको विधानसभा से पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में इनका गठबंधन करते हैं या नहीं करते। अगर करेंगे तो उनको 2 सीट पहले भी लेते रहे हैं, वो जब भी इनका हुआ तो 2 सीट तो कम से कम लेंगे जेजेपी वाले, और बीजेपी वाले देना नहीं चाहते। तो आप ये मान कह रहे हो कि बीजेपी वाले नहीं चाहते कि ये गठबंधन लोकसभा में चले? नहीं, लोकसभा में वो तो एक्चुअली सेंटर में डिसाइड होना है हाँ हाँ। कि वो मतलब गठबंधन चले या ना चले। आपको विधानसभा का जो 90 का चुनाव सीटों का होगा 2024 में, आपको किस में मुकाबला नजर आता है यहाँ पूरे प्रदेश में? एक्चुअली विधानसभा का इलेक्शन तो पार्लियामेंट के इलेक्शन पे तो बहुत निर्भर करेगा। अगर 2024 में मोदी जी आ जाते हैं तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत तो पड़ता है। अगर 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे देन हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी। नहीं, वो तो है, मान लो मोदी जी आ गए हाँ, तो उसके बाद क्या तस्वीर बदलेगी? नहीं उसके बाद बीजेपी वाले ले जाएंगे मार्जिन पे। कांग्रेस में एक्चुअली वही है ना, इनकी आपस की फूट बहुत है। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको शैलजा ग्रुप अलग है, सुरजेवाला ग्रुप अलग है, ये अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ग्रुप अलग है, किरण चौधरी का अपना ग्रुप है। हालांकि इनका एरिया वाइज इन्फ्लुएंस है, सिर्फ पूरे हरियाणा में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह सकते हैं कि उनका होल्ड है थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी ज़्यादा रोहतक सोनीपत में मजबूत है। पैन हरियाणा नेता नहीं है, आप ये कह रहे हो कांग्रेस के पास, पर बीजेपी के पास भी पैन हरियाणा नेता नहीं है, क्योंकि खट्टर तो थोड़ा सा पाटली रोहतक कह लो और करनाल कह लो, पैन हरियाणा कहाँ है? और खट्टर का तो रोहतक के ऊपर बागड़ बेल्ट में तो बिल्कुल भी असर नहीं है। नहीं, लेकिन बीजेपी का असर है थोड़ा बहुत जो भी है। हाँ, बीजेपी का है। कुछ नेता बाहर से भी इंपोर्ट किए हुए इन्होंने, उनका अपना होल्ड है। वो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, वो इंडिपेंडेंट मतलब उस पार्टी से जीत जाएंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हो कि जो बीजेपी चुनाव जीतेगी वो आयातित नेताओं की मदद से जीतेगी? आयातित तो नहीं रहे अब, मतलब वो उस टाइम तो थे कि 2019 में जब आए थे, लेकिन अब तो उनको कंटिन्यूस 5 साल तो हो गए ना इसमें। अब कोई ज़्यादा वो नहीं। आपने कहा कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, आपने कहा कि मोदी जीत जाएंगे तो बीजेपी मार्जिनली मैनेज करेगी। इसका मतलब बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है? कमज़ोर तो पहले थी। आपने पिछली बार देखा है कि 40 सीट आई थी, तो उसमें भी ज़रूरत तो पड़े थी, चाहे इंडिपेंडेंट एमएलओ को साथ जोड़ते या जेजेपी को जैसे साथ जोड़ा। तो पिछली बार भी इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 40 तक रहे। हरियाणा में जो चुनाव होता है लेखराज जी, क्योंकि ये जो बीजेपी का पिछला इतिहास देखेंगे ना, तो ये हमेशा गठबंधन में मजबूत रही है। पहले तो 1 या 2 सीट ही आती थी इनकी। वो तो देवीलाल की ने बैसाखी लगाई, हाँ, बंसीलाल ने लगाई, और जो बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके कारण जो 2014 में पूरे पैन इंडिया ही कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। लेकिन हरियाणा में ये कहते हैं लोग जो है किसी नेता को चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं देते, हराने के लिए वोट करते हैं। तो लोग कहते हैं आपके निपटा देते हैं इनको। तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी की खिलाफत है वो तो पर्टिकुलर ग्रुप्स में है। जैसे किसान में ले लो, तो किसान में भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो के खिलाफ है, अदरवाइज सारे किसान बीजेपी से
खुश है। नहीं, कहाँ खुश है, ये तो मोर्चा लगा रखा है इंश्योरेंस नहीं, वाला। वो तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना। नहीं, ग्रुप नहीं है। मैं आज उनसे बात की, उन्होंने कहा इंश्योरेंस का जो पैसा है 700 करोड़ रुपया, उसमें से 30 करोड़ रुपया मिला है, तो 670 करोड़ रुपया जो है अभी बकाया है, और स्टेट सुन नहीं रही है, और हम तब जाएंगे यहाँ से जब ये हमको इंश्योरेंस मिल जाएगा। एक्चुअली इंश्योरेंस का जो मैटर है ना, बड़ा टिपिकल मैटर है। इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है ना, वो तो अपना पर्टिकुलर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पॉलिसी में लिखी हुई हैं उनके, उस पॉलिसी के हिसाब से लॉस होगा तो देंगे वो। अगर उस पॉलिसी के हिसाब से लॉस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पे नहीं करती। मतलब बहुत बार मैंने कोर्ट में भी केसेस कंडक्ट किए हैं इंश्योरेंस कंपनी के ब्याह पे, तो उसमें ये केस इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जी जाती है कि वो उन टर्म्स के मुताबिक देती है। तो अब ये चाहते हैं कि भी काज ऑफ लॉस कोई भी हो तो हमें तो मुआवजा मिलना चाहिए, वो कंपनी नहीं देती, उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, गवर्नमेंट, वो किसान ये भी कहते हैं कि ये जब मर्जी पैसे काट लेते हैं, अगस्त 30 जुलाई तक या 30 जून तक इनका इंश्योरेंस का पीरियड होता है, उसमें एक्सेप्टेंस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो अनदर इशू। नहीं, पहले इशू था ये, जितने भी लोन अकाउंट्स हैं ना, उन पे कंपलसरी था ये बीमा, और वो बैंक्स वगैरह काट लेते थे। लेकिन अब ये ऑप्शनल कर दिया, और बैंक्स वाले पहले कंसेंट लेते हैं उनकी, अगर कोई कंसेंट नहीं देता तो उसका बीमा नहीं करते हो। नहीं, पर आपको लग रहा है कि ये जो इंश्योरेंस है, पहले एक बड़ा, मैं देख रहा हूँ भाई, पहले टोटल सम जो है आपने इकट्ठा किया, किसानों से ले रहे हो आप, तो अगर फसल का नुकसान होता है तो इस इंश्योरेंस के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद, स्टेट भी हैज कर सकती है उस रिस्क को, और उस आपको हैजिंग का पैसा देना है, सब बड़े लंबे चौड़े बवाल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे राज्य सरकार की बदनामी होती है। वो तो इनका MOU जो साइन हुआ है उसके हिसाब से चलता है, अदरवाइज जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है ना इंश्योरेंस की, कोई किसान टर्म्स कंडीशन पड़ता है जी? नहीं, कोई नहीं पड़ता, वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ, कि अब इनकी एक कंडीशन ये थी कि ब्लॉक वाइज इंश्योरेंस होता है। हाँ, एक ब्लॉक मान लो हिसार 1, हिसार 2, 2 ब्लॉक हैं, तो मतलब एक इंडिविजुअल किसान का लॉस हो जाए तो वो कंपनी नहीं देगी, वो पूरे ब्लॉक को देगी अगर पूरे ब्लॉक में है। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक ड्रॉबैक कह लो क्या है कि मान लो किसी किसान का लॉस नहीं भी हुआ तो फिर भी उसको वो मिलेगा कंपनसेशन, क्योंकि वो पूरे ब्लॉक को मिल रहा है और वो इंश्योर्ड है। और कई बार ऐसा होता है कि पूरे ब्लॉक को नहीं मिला तो उस किसान को भी नहीं मिला जिसका नुकसान हुआ है, तो दैट इज ए डिफरेंट पॉलिसी ऑल टुगेदर। बट मतलब पूरी इंश्योरेंस का जो झुकाव है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान विरोधी है क्या? जो आज मेरी बात हुई टोटलिटी में, अगर आप इसको देखें तो पता नहीं, अब मेरे को लेटेस्ट तो नहीं पता, मतलब पहले जब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया थी, वो गवर्नमेंट कंपनी थी, वो तब तक तो ठीक दे रहे थे। अब ये हर साल नई कंपनी दे देते हैं, कभी रिलायंस को दे देते हैं या दूसरी कंपनी, बजाज को दी हुई है, रिलायंस को दी हुई है, खुद दिया हुआ है। हाँ जी, आज के दिन पता नहीं किस कंपनी को रिलायंस के पास है, रिलायंस के पास है। तो अभी हरियाणा में 10 में से कितनी सीट मानते हो आप, अगर आज एज सच हम 10 जून में बैठे हैं तो 10 जून में क्या लगता है? 10 में से 8 तो ले जाएंगे बीजेपी वाले। आप तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो, 80% नंबर दे रहे हो। कैंडिडेट ठीक रहे तो मिल जाएंगे। और विधानसभा में? विधानसभा में तो मैं बता रहा हूँ कि वो अभी 1 साल पड़ा है, और जो विधानसभा का इलेक्शन है वो लास्ट के 3 मंथ 6 मंथ्स में ही डिसाइड होता है कि आपने किसी की सीट टिकट काट दी तो वो पता नहीं आपकी पार्टी में रहता है या दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ये बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा एक और मुद्दा है कि खट्टर के बाद कौन? वो तो पार्टी में बैठेंगे, जब पार्टी वाले डिसाइड करेंगे।
नहीं, पर आपको कोई नेता नजर आता है खट्टर के बाद कौन? नहीं, अनिल विज भी कंटेंडर तो हैं और पिछली बार भी थे वो खट्टर के अगेंस्ट, और उनकी छवि भी अच्छी है हरियाणा में। तो आपको लग रहा है अनिल विज मुख्यमंत्री हो सकते हैं? में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब उनकी एक्सेप्टेंस है, हाँ जी। पर उनका भी इन्फ्लुएंस सिर्फ उधर तक ही है। नहीं, ही इज ऑल्सो नॉट पैन हरियाणा लीडर। ऐसी बात नहीं है। अब उनका वे ऑफ वर्किंग लोगों ने देखा है ना, तो उनकी फॉलोइंग और फैन सारे हरियाणा में ही है। अच्छा, हाँ जी। हम तो हिसार में भी देखते हैं, अब वो हमारे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, तो जब भी आते हैं तो उनकी पूरी लाइन लगी होती है लोगों की, और वो एप्लीकेशन लेते भी हैं, सब सुनवाई भी होती है। अच्छा, और नतीजा भी निकलता है। हाँ जी। अब कल परसों वो शायद अपने जो ये धरने पे बैठे हैं एयरपोर्ट के लिए, वो जो एक सड़क मांग रहे हैं, उनसे भी मिल के आए हैं। वो कहते हैं नहीं, वो उस मामले में ठीक है, मिलने में कुछ है, पर सुना मुख्यमंत्री और विज के बीच का में 36 का आंकड़ा कुछ बनती नहीं बात। नहीं, 36 का आंकड़ा तो है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अदरवाइज जो पार्टी के डिसिप्लिन वो तो है ना मंत्री। हाँ, पार्टी का डिसिप्लिन तो है। हाँ जी। हाँ, लेकिन अभी यहाँ जो एक वो बात और है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रही खट्टर को। जो खट्टर चाह रहे थे कि डिजायर्ड रिजल्ट दे, और खट्टर जो है एक लिमिटेड और वेस्टेड इंटरेस्ट की जो अफसरशाही है उसमें फंस गए। उसका एक तो गलत संदेश जा रहा है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत से एक्चुअली इनकी कास्ट वाइज एफिलेशन रहती है। ब्यूरोक्रेसी में भी जो ऑफिसर बैठे हैं ना, वो कास्ट को देख के काम करते हैं, हरियाणा में खासतौर। हरियाणा में खास करके। तो आपको लग रहा है ये मेन कारण है? मेन कारण नहीं, वन ऑफ द रीजन्स तो है। अच्छा, चलो 9 साल में आपको एक राज्य, आप इतने दिन से हरियाणा में हो, क्या मेन उपलब्धि है खट्टर सरकार की कि 9 साल में लेट अस सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ खट्टर? अचीवमेंट्स तो ये हैं कि इन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल तो बदला है। जैसे वो तो खैर ऑल इंडिया में, मतलब ऊपर सेंटर में भी इन्होंने बदला है। डिजिटलाइजेशन के कारण काफ़ी मतलब आ गया चेंज। तो नहीं, पर डिजिटलाइजेशन में तो फंस गए। इनका जो परिवहन पहचान पत्र वाला मामला है, वो तो बड़ा डिस्प्यूटेड है और लोग बड़े एजिटेटेड हैं उसको लेके। नहीं, डिस्प्यूटेड तो है, लेकिन लोग खुश भी हैं उससे। क्योंकि पहले कई लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको बेनिफिट नहीं मिलता था, वो इधर उधर चक्कर काटते रहते थे। लेकिन अब उनको ये पता चल गया है भी ये सरकार हमारी फेवर में है, तो वो उनको मिल रहा है। लेकिन ये है कि भी इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो इनकम टैक्स पे वाली या उससे ऊपर की कैटेगरी है, वो एक इसको एक बोझ मानती है। उस जब किसी ने कोई बेनिफिट नहीं लेना, तो उसके लिए कंपलसरी क्यों कर दिया? अदरवाइज आधार कार्ड है या अदर हमारे आइडेंटिटी प्रूफ और बहुत हैं जो हमने देने थे, कहीं भी देते थे, काम चल जाता था। अब ये परिवार पहचान पत्र की अलग से हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना रिवॉल्वर का लाइसेंस रिन्यू कराना था, तो जब मैं फॉर्म भरने गया तो बोले भी सबसे पहले तो आपको परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ना तो राशन देता, ना और कोई स्कीम में आता मैं। जब इन्होंने इंश्योरेंस की स्कीम निकाली हुई आरोग्य वाली, उसमें भी लिमिट कर दी कि इनकम टैक्स पे ही नहीं आ सकता। तो लेकिन ये एक परिवार पहचान पत्र की एडिशनल वो कंडीशन लगा दी कि भी जब तक आपके पास ये नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन रजिस्टर ही नहीं होगा, वहाँ पे एप्लीकेशन ही रजिस्टर नहीं होगी। लेकिन अब जब मैंने देखा है
कि वो रिवॉल्वर का लाइसेंस में पहले चक्कर काटने पड़ते थे, अब अपने आप 2 महीने बाद मैसेज आ गया भी आपका रिन्यू हो गया। तो आपको पीपीपी बनाना पड़ा? हाँ, पीपी तो बनवाना पड़ा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ 2 महीने बाद जब मेरे को यूँ लगा कि अभी ये आपका रिन्यू हो गया है, तो फिर मैंने रिलैक्स भी महसूस किया। आपको लग रहा है डिलीवरी मैकेनिज्म इम्प्रूव हुआ? हाँ जी।